ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोगों ने कंटिन्यू किया हुआ था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ओके, तो आपको मालूम है जो जनरल इक्वेशन nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म की होती थी? an dn प्लस an माइनस वन dn-1 प्लस डॉट 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 प्लस a नॉट y इंटू वाई इक्वल्स टू सम एक्स का फंक्शन क्यू ऑफ एक्स। तो ये जो थी आपकी, ये थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, और ऑर्डर कितना है इसका? nth ऑर्डर। इसको आप ऐसे भी लिख देते थे, एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। इस कंप्लीट को आपने एफ ऑफ डी का ये जो ऑपरेटर है एज ए एफ ऑफ डी कंसीडर कर लिया। इसको बोलते हैं ऑपरेट हो रहा है वाई पर। ठीक है, लीनियर है, कोएफिशिएंट ये सब ए नॉट ए एन माइनस वन सब क्या है? कांस्टेंट है। तो ये थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स, जहाँ पर एफ ऑफ डी की वैल्यू होती थी ये आपकी कंप्लीट, ये एफ ऑफ डी होती थी ये इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, और आपको मालूम है इसका जो जनरल सॉल्यूशन आप कैसे फाइंड आउट करते थे? जनरल सॉल्यूशन y ऑफ x इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम y ऑफ c से डिनोट कर देते हैं और पर्टिकुलर इंटीग्रल को y ऑफ p से डिनोट कर देते हैं। अगर आपके पास q ऑफ x इक्वल्स टू ज़ीरो है, ये q ऑफ x कितना है अगर ज़ीरो, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती थी होमोजीनियस। उस केस में जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आता है वो हो जाता है ज़ीरो। तो जो जनरल सॉल्यूशन होगा y ऑफ x इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के इक्वल ही आ जाएगा, y ऑफ p इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। तो हम लेक्चर 1 में हमने यही किया था कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं, होमोजीनियस ही सोल्व की थी। ठीक है, इस लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आपको निकालना ही पड़ेगा, क्यू ऑफ एक्स ज़ीरो हो या नॉन ज़ीरो हो। ठीक है, तो अब क्यू ऑफ एक्स नॉन ज़ीरो आएगा, क्यू ऑफ एक्स अगर नॉन ज़ीरो है तो उसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस। उस केस में हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी, और उन दोनों का सम क्या आ जाएगा आपका? जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे निकालते थे? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते थे ऑक्सिलरी इक्वेशन की मदद से। एक क्वेश्चन की मदद से इसको रिवाइज कर लेते हैं। सोल्व डी क्यूब प्लस 6d स्क्वायर प्लस 12d प्लस 8 इंटू वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट और होमोजीनियस थर्ड ऑर्डर की है। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा उसमें सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते थे? ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन आप कैसे लिखते थे? d को m से रिप्लेस कर देते थे, तो ये हो जाएगा m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 8 इंटू वाई इक्वल्स टू 1 और राइट साइड में ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो। ये आती थी ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इसके रूट फाइंड आउट करते थे, फिर रूट पर डिपेंड करता था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कुछ बुक्स में जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी वो इस टाइप की भी होगी, या फिर इसको अगर आप ध्यान से देखो ये किस फॉर्म की इक्वेशन है। देखो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एफ ऑफ डी का फंक्शन इंटू वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में डी एफ ऑफ डी
इक्वस टू एफ ऑफ एम इक्वस टू 0 ही तो पुट आउट करते हो आप। डी को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, एम से, तो ये एम में एक पोलिनोमियल बन जाता है। एफ ऑफ एम इक्वस टू 0 ही तो पुट आउट करते हैं, देखो अल्टीमेटली आप वाई इक्वस टू 1, यही तो मतलब हुआ। तो कुछ बुक्स में एफ ऑफ एम ना होकर वो डायरेक्ट एफ ऑफ डी इक्वल्स टू 0 पुट आउट करते हैं, और ये सिंपल और इजी है। डी को क्यों रिप्लेस करना है जब रूट ही फाइंड आउट करने हैं। एम, अगर आप डी को एम मानते हो, आपको एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है रूट्स। अगर डी को डी ही रहने देते हैं तो भी तो डी की वैल्यू निकालनी है आपको, रूट्स ही तो निकालने हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के। तो सिंपल तरीका यही है, आप एफ ऑफ डी इक्वल्स टू 0 अगर पुट आउट कर देते हैं तो वो ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलती है आपको, ठीक है। कुछ बुक्स में एम वाला कंसेप्ट यूज़ करते हैं, डी को एम से रिप्लेस कर देते हैं, और कुछ बुक्स में डी को डी ही रहने देते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन जो आती है वो एफ ऑफ डी इक्वल्स टू 0 होती है। जब भी आपकी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी लीनियर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो आप उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ डी इक्वल्स टू 0 पुट आउट कर देते हैं आप, यही आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन कहलाती है। आपको डी को एम से रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, हो सकता है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स। तो आप इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, आप पहले नोटेशन कन्वर्ट कर लेंगे एफ ऑफ डी इंटू वाई की फॉर्म में, इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कितनी आ जाएगी, एफ ऑफ डी इक्वल्स टू 0। ये होती है आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसको सोल्व करेंगे आप, यानी कि डी की वैल्यू निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन इन डी, ठीक है ना। फर्स्ट लेक्चर में हमने डी की जगह एम को यूज़ किया है, सिर्फ एफ ऑफ एम इक्वल्स टू 0 पुट आउट किया है। तो आसान तरीका ये है कि डायरेक्ट एफ ऑफ डी इक्वल्स टू 0 पुट आउट करो। तो एफ ऑफ डी ये है, तो कितना आ जाएगा, डी क्यूब प्लस 6d स्क्वायर प्लस 12d प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो ये d प्लस 2 का होल क्यूब बन रहा है कि नहीं, इक्वल्स टू 0, और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 -2 -2, कितने बार, 3 बार। तो रूट्स कैसे हैं, इक्वल भी हैं एंड रियल भी है। तो इस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना आएगा, y ऑफ सी एक्स। रिपीट हो रहा है ना, कितने बार है, 3 बार। तो आप क्या लिखोगे, c1 प्लस c2x प्लस c3 एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एम एक्स। एम जो है आपका रूट आया है, वो ये आ जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब क्योंकि ये होमोजीनियस है, राइट साइड में 0 इक्वल है, तो यही आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाता है, क्योंकि पर्टिकुलर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 0। तो ये क्या आ गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है, ओके। अब आते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल पर। उससे पहले एक नोटेशन समझ लेते हैं। देखो फॉर एग्जांपल आपको डी स्क्वायर प्लस 3d ऑपरेट कर रहे हैं आप एक्स स्क्वायर पर। तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर को 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 आ जाएगा, 3 इंटू ये कितना हो जाएगा, 3d एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x। तो 3 इंटू 2x कितना हो जाएगा, 6x। तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी मिली, 2 प्लस 6x, ठीक है ना। तो अगर इसको आप अपॉन में लिखते हो, ये किस फॉर्म का था, एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू कोई एक्स का फंक्शन मिल गया कि नहीं, देखो ये एफ ऑफ डी का एफ ऑफ डी कोई ऑपरेटर था, ये वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हमने मान लिया, तो क्यू ऑफ एक्स मिल रहा है कि नहीं आपको, ठीक है। तो अगर आपको y की वैल्यू देखो तो y अपॉन कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू क्यू ऑफ एक्स। तो अब ऑपरेटर आपका 1 अपॉन एफ ऑफ डी हो गया है, जो क्यू ऑफ एक्स पर ऑपरेट हो रहा है। यहाँ पर एफ ऑफ डी किस पर ऑपरेट हो रहा था, y पर, तो आपको आंसर मिला है, क्यू ऑफ एक्स फंक्शन मिला। जब एफ ऑफ डी को आपने ऑपरेट किया y पर, तो क्यू ऑफ एक्स मिला। तो 1 अपॉन एफ डी को जब आप क्यू एक्स पर ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको y मिल रहा है। तो इसका मतलब अगर आप इसको देखो तो ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स कैन बी रिटन एज
1/d² प्लस 3d इंटू 2 प्लस 6x इक्वेलेंट है ना दोनों ये, ठीक है। इसको x² पर ऑपरेट किया तो ये मिला। अब 1/d² प्लस 3d को इस फंक्शन पर ऑपरेट किया तो हमें क्या मिलेगा, x²। तो यही पर्टिकुलर इंटीग्रल कहलाता है। जब भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होगी, लीनियर विद कांस्टेंट, तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है वो इक्वल आ जाता है 1/f(t) इंटू क्यू ऑफ एक्स के। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। यही आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आता है। अब इसको ऑपरेट कैसे करना है, इसके हम अलग अलग डिफरेंट मेथड पढ़ेंगे। ये क्यू ऑफ एक्स पर डिपेंड करेगा। अब इसके आगे हम कैसे प्रोसीड करना है वो किस पर डिपेंड करेगा, क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू किस तरह की है, पोलिनोमियल तो नहीं है, साइन ए एक्स कोस ए एक्स की फॉर्म में तो नहीं है, ई टू द पावर ए एक्स फॉर्म में तो नहीं है, एक्स इंटू सम एक्स का फंक्शन तो नहीं है। ये जो है इसके आगे जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, आगे आपको कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है ना। तो एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स का जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आता है वो होता है 1/f(d) इंटू क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। और इस नोटेशन का मतलब भी आपने समझा, देखो इसकी मदद से कि इसको ऑपरेट करने पर ही आया। तो 1/f(d) इस पर ऑपरेट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, x²। ठीक है ना। चलो अब फाइंड आउट करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। Short method for finding the particular integral when q of x is of certain special form, ठीक है ना। तो q of x हमारा क्या होगा, एक certain special form होगी। देखते हैं इसको कैसे करना है। देखो आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट इस फॉर्म में लिख सकते हैं आप, जनरल फॉर्म है ये nth ऑर्डर की, ठीक है ना। जहाँ पर आपको मालूम है एफ ऑफ डी की वैल्यू कितनी होती है, एफ ऑफ डी आपने माना होता है ऑपरेटर ए एन डी टू द पावर एन प्लस a(n-1) d(n-1) प्लस डॉट 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 प्लस ए नॉट, ये होता है एफ ऑफ डी, है ना। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है वाई पी, पर्टिकुलर इंटीग्रल या फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी बोल देते हैं, इसको वाई ऑफ पी से डिनोट करते हैं। ये किसके इक्वल आता है, यहाँ से वाई इक्वल्स टू 1/f(d) 1/f(d) इंटू क्यू ऑफ एक्स ही आता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, शॉर्ट मेथड फॉर फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन क्यू ऑफ एक्स इज ऑफ सर्टेन स्पेशल फॉर्म। तो अब क्यू ऑफ एक्स कोई स्पेशल फॉर्म होगा, पोलिनोमियल हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो सकता है, साइन एक्स या फिर कॉस एक्स या फिर ई टू द पावर ए एक्स फॉर्म हो सकता है। तो क्यू ऑफ एक्स की अगर कोई स्पेशल फॉर्म है तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, आगे इसके आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, ये मेथड्स हम अब सीखने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म जो है स्पेशल फॉर्म क्यू ऑफ एक्स का वो है ई टू द पावर ए एक्स, ठीक है। अगर आपका क्यू ऑफ एक्स किस फॉर्म का है, ई टू द पावर ए एक्स, ठीक है। when q of x equals to e to the power ax, a क्या है, कोई रियल नंबर है, इसके मल्टीप्लाई में कुछ कांस्टेंट है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, b मान लेते हैं कोई कांस्टेंट है, तो b और a क्या है, कोई रियल नंबर है, ठीक है। तब पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। क्यू ऑफ एक्स क्या है, कोई स्पेशल फॉर्म, फर्स्ट स्पेशल फॉर्म हमने क्या ले ली, b इंटू ई टू द पावर ए एक्स, ए और बी क्या है, कोई कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे,
तो इस केस में तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है क्या होता है, वाई ऑफ पी इक्वल्स टू कितना होता है, 1/f(d) इंटू क्यू ऑफ एक्स, यही होता है। तो 1/f(d) क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, क्या स्पेशल फॉर्म ली है, b इंटू ई टू द पावर ax। अब b कांस्टेंट है, b आ जाएगा स्टार्टिंग में। अब देखो यहाँ पर a की जो भी वैल्यू होगी, मान लेते हैं e टू द पावर 2x है, तो जो d होगा d को हम रिप्लेस कर देते हैं a से इस फॉर्म में। तो यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ a इंटू ई टू द पावर ax, ठीक है। ये आ जाएगा आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल, प्रोवाइडेड f ऑफ a की वैल्यू क्या ना हो, 0 ना हो, ठीक है। ये ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपको d को a से रिप्लेस करने पर f ऑफ a 0 भी तो मिल सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जांपल लें e टू द पावर 2x, f ऑफ d ले लेते हैं d-2, तो देखो d को अगर 2 से रिप्लेस करते हैं तो 2 - 2 1/0 बन जाएगा। तो उस केस में नहीं ये अप्लाई करना है आप, उस केस में अलग फॉर्मूला आएगा। ये कब होगा, जब f ऑफ a की वैल्यू, ये f ऑफ d था तो आपने d को a से रिप्लेस किया यानी कि 2 से रिप्लेस किया, तो f ऑफ d की वैल्यू 0 आ गई। तो उस केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके लिए आगे पढ़ेंगे। अच्छा देखो ध्यान से, अगर इसको हम देखें, f ऑफ d कोई भी फंक्शन होगा, ऑपरेटर होता है, तो अगर इसमें हम d को a से रिप्लेस करते हैं यानी कि f ऑफ a की वैल्यू निकालते हैं और वो 0 आ रही है, तो यानी कि d इक्वल्स टू a पर पुट आउट करने पर f ऑफ a क्या मिल रहा है, 0। तो इसका मतलब d माइनस a एक फैक्टर होगा कि नहीं f ऑफ d का, भाई तभी तो d इक्वल्स टू a पुट आउट करने पर f ऑफ d 0 मिल रहा है, ठीक है ना। d इक्वल्स टू a पुट आउट करने पर f ऑफ d में, f ऑफ d क्या है, कोई फंक्शन होगा, मान लेते हैं d² - 3d + 2 है f ऑफ d, ठीक है। अब अगर मैं इसमें d इक्वल्स टू 1 पुट आउट करता हूँ तो मुझे 0 मिल रहा है, तो d - 1 f ऑफ d का ज़रूर कोई एक फैक्टर होगा। आप देख भी सकते हैं, ये इसको क्या लिख सकते हैं हम, d - 1 d - 2, ठीक है। तभी तो d इक्वल्स टू 1 पुट आउट करने पर हमें 0 मिल रहा है। तो जब भी f ऑफ a की वैल्यू 0 आएगी ना, तो f ऑफ d में d माइनस a फैक्टर ज़रूर होगा, तभी तो d इक्वल्स टू a पुट आउट करने पर, और कुछ फंक्शन हो सकता है मल्टीप्लाई में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें d का दूसरा फंक्शन हो सकता है, उसे gd मान लेते हैं। तो जब भी अगर f ऑफ a 0 मिल रहा है, d को a से रिप्लेस करने पर f ऑफ a क्या मिल रहा है आपको, 0। तो यानी कि ये d माइनस a फैक्टर उसमें ज़रूर होगा, इसकी पावर 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, पावर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट d माइनस a की इसमें फैक्टर ज़रूर होगा, क्योंकि d को a से रिप्लेस करने पर तभी तो 0 बनना है। देखो a माइनस a कितना हो जाएगा, 0। जैसे आपने ये एग्जांपल देखा, f ऑफ d ये था, d इक्वल्स टू आपने 1 पुट आउट किया, तो यानी कि और तो f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 हमें कितना मिला, 0। तो उसमें देखो ज़रूर f ऑफ d में f d माइनस a यानी कि d माइनस 1 एक फैक्टर ज़रूर मिलेगा आपको, तभी तो f ऑफ a यानी कि a माइनस a 0 हो जाएगा, या f ऑफ a की वैल्यू तभी 0 होगी, ठीक है। और एग्जांपल से समझ लेंगे इसको, कोई नहीं। तो इसी का सेकंड केस है, तो अगर आपका f ऑफ a 0 होगा तो f ऑफ d में क्या होगा, एक d माइनस a का फैक्टर ज़रूर होगा, ठीक है। तो उस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ जाएगा, पी आई यानी कि y ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू, तो f ऑफ d में एक d माइनस a फैक्टर ज़रूर होगा, इसकी पावर n हो सकती है, n इक्वल्स टू 1 2 3 कुछ भी हो। तो देखो d को a से रिप्लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, और इसके प्रोडक्ट में ऐसा फंक्शन हो सकता है जो 0 ना हो, ठीक है, d माइनस a फैक्टर उसमें ना हो, तो उसे g ऑफ d मान लेते हैं, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम d को a से रिप्लेस कर दें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कंप्लीट f ऑफ d है। तो अगर f ऑफ a 0 कब होगा, जब f ऑफ d में d माइनस a एक फैक्टर रहेगा, और यहाँ पर क्या है, b इंटू ई टू द पावर ax। देखो अगर आप d को a से रिप्लेस कर देते हैं तो a माइनस a ये 0 हो जाएगा ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे कुछ भी हो,
तो जब भी एफ ऑफ ए 0 होगा तो टी माइनस ए ज़रूर होएगा। पावर उसकी 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उस केस में बी तो कांस्टेंट है, स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू आती है और वो कैसे आएगी उसका प्रूफ हम आगे देखेंगे। अभी हम जस्ट लिख लेंगे इसको, कितनी आएगी। वो आएगी एक्स टू दी पावर एन, एन आप यहाँ से देखेंगे अपॉन एन फैक्टोरियल। अब जी ऑफ डी, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसमें तो हम ए रिप्लेस कर देते हैं डी की जगह इंटू ई टू दी पावर ए एक्स। ठीक है, उस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा ये आपका, जब एफ ऑफ ए आपका 0 बनना होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर एफ ऑफ ए क्या बनना आता है 0। ये कंप्लीट क्या है, एफ ऑफ डी है ना ये पूरा। तो एफ ऑफ ए 0 तभी बनेगा जब एफ ऑफ डी में डी माइनस ए फैक्टर इन्वॉल्व रहेगा। तो इसी तरीके का दिखेगा एफ ऑफ डी उस टाइप में। इसमें तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको डी को ए के रिप्लेस करने पर। जैसे अभी आपने एग्जांपल देखा था 1/d² माइनस 3d प्लस 2 ई टू द पावर 2x। तो देखो इसको फैक्टराइज करेंगे कितना आएगा, 1/d माइनस 1/d माइनस 2 ई टू द पावर 2x। अब ये इस फॉर्म का ए टू द पावर एक्स का तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, डी को ए से रिप्लेस करेंगे। तो अगर डी को 2 रिप्लेस कर देते हैं तो ये 0 बन जाएगा, 0 सब पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो ये केस तो एप्लीकेबल नहीं होगा उस केस में। तो हमें इस फैक्टर में प्रॉब्लम आ रही है तो इसको हम अलग लिख लेते हैं। तो 1/d माइनस 2, यहाँ पे तो d को a से रिप्लेस करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हम कर देते हैं 2 - 1, d की जगह 2। देखो g ऑफ d का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, ये, और d माइनस ए टाइप का ये है, और पावर n, n कितनी है यहाँ पर 1 पावर है, तो e टू द पावर 2x 1 ये तो 1 बन जाएगा, 1/d माइनस 2 ई टू द पावर 2x, इसकी पावर 1। तो ये कितना आएगा, x टू द पावर n, n कितना है पावर 1 अपॉन n फैक्टोरियल इंटू ई टू द पावर 2x। ठीक है, और अब इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे तो और समझ आएगा। अभी जस्ट हम ये एग्जाम सिंप्लीफाई के देख रहे हैं कैसे करना है। क्वेश्चन की मदद से समझते हैं डायरेक्ट। एग्जाम्पल है आपके पास, सोल्व d² माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर 5x। तो ये किस फॉर्म का है, ये एफ ऑफ डी इंटू वाई फॉर्म इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स फॉर्म का है कि नहीं। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो किस फॉर्म का आएगा, y ऑफ c कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, क्योंकि ये नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं आप, एफ ऑफ डी ये है ना कंप्लीट, एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स, नॉन होमोजीनियस है क्योंकि क्यू ऑफ एक्स 0 नहीं है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन पहले आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, एफ ऑफ डी को 0 के इक्वल पुट आउट कर देते हैं, इसके रूट्स निकालते हैं फिर। दैट मीन्स d² माइनस 3d प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, इसके रूट जब आप फाइंड आउट करेंगे 1 और 2। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के रूट कैसे हैं, रियल है दोनों रूट और डिफरेंट भी हैं। तो उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना आ जाता था, c1 ई टू द पावर m1x यानी कि 1 इंटू एक्स प्लस c2 ई टू द पावर m2x यानी कि 2x। यह आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको मालूम है क्या होता है, पी आई इक्वल्स टू वाई ऑफ पी एक्स, इसको डिनोट करते हैं। ये हो जाएगा 1/f ऑफ डी यानी कि 1/d² माइनस 3d प्लस 2 और इंटू क्यू ऑफ एक्स। क्यू ऑफ एक्स कितना है, ई टू द पावर 5x। अब क्यू ऑफ एक्स को पहचानो किस फॉर्म का है, ई टू द पावर ax है ना। तो जब भी आपका 1/f ऑफ डी ई टू द पावर ax होता है
तो आप डी को किससे रिप्लेस कर देते हैं, ए से, 1/f(a) e⁴ प्रोवाइडेड f(a) शुड नॉट बी 0। ठीक है, ये मेथड आप पढ़ रहे हैं फर्स्ट। ठीक है, ये अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो डी की जगह ए, तो डी को हम किससे रिप्लेस करेंगे, ए से, और ए की वैल्यू है हमारी 5, यही है ना, e⁴x, ए कितना है यहाँ पे 5, तो डी को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, 5 से। तो 1/5² 25 -3 × 5 15, 25 - 15 10 + 2, तो 1/12 × e⁵x। ये क्या आ गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जनरल सॉल्यूशन कितना जाएगा, y(x) = कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, दैट मीन्स c1 e⁴x प्लस c2 e⁴2x। देखो सेकेंड ऑर्डर था ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में दो ही कांस्टेंट आएंगे, प्लस 1/12 e⁵x। ये क्या आ गया आपका सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो पहले आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचाना, नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इस फॉर्म की थी आपकी। तो आपको मालूम है इस फॉर्म की जब भी होती है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल, आपका क्या आता है, सॉल्यूशन में इन्वॉल्व रहेगा जनरल में। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं आप, गिवन इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं f(d) × y = q(x), जो कि ऑलरेडी इसी फॉर्म में दी हुई थी, f(d) ये हो जाएगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, f(d) = 0, f(d) को 0 के इक्वल पुट आउट किया, वहाँ पे रूट्स निकाले हैं, रूट्स जो हैं वो रियल और डिफरेंट आए हैं। तो अगर रियल और डिफरेंट है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये हो जाता है। हमने लास्ट लेक्चर में यही पढ़ा था कि हम कैसे निकालते हैं, ये एक टेबल थी। ठीक है, कि अगर आपके रूट क्या है, रियल हैं और डिफरेंट है, तो ये आ जाता है, देखो सेकंड केस। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर अच्छे से रिवाइज कर लेना। ओके, उसके बाद q(x) क्या है, नॉन ज़ीरो, यानी कि होमोजीनियस तो नहीं है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल भी आएगा इसमें। पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है yp = 1/f(d) × q(x), ये f(d) था, ये q(x) ये था। तो हमें मालूम है इसके आगे प्रोसीड हम कब करते हैं, जब q(x) एक स्पेशल फॉर्म होगी। तो हमारी फर्स्ट स्पेशल फॉर्म जो पढ़ रहे हैं वो e⁴ax पढ़ रहे हैं। तो जब भी e⁴ax 1/f(d) होगा, तो हम d को किससे रिप्लेस कर देते हैं, a से, प्रोवाइडेड f(a) नॉट इक्वल्स टू 0। बट ये ध्यान रखना है आपको, है ना। ओके, तो हमने d को a यानी कि 5 से रिप्लेस कर दिया, तो आपका आंसर आ गया ये। तो जनरल सॉल्यूशन इन दोनों का सम आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल का। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4d² सोल्व करनी है आपको। 4d² प्लस 12d प्लस 9 इंटू y इक्वल्स टू 144 इंटू e⁻−3x। ठीक है, तो आप देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड ऑर्डर और नॉन होमोजीनियस, क्योंकि ये 0 नहीं है। तो ये किस फॉर्म की गिवन है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, f(d) इंटू वाई इक्वल्स टू q(x). f(d) ये होता है ऑपरेटर। ठीक है, तो आपको मालूम है इसका जो जनरल सॉल्यूशन आता है वो y(x) इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये आता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे निकालते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन की रूट की मदद से। तो हम पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और f(d) को 0 के इक्वल पुट आउट कर देते हैं। f(d) इक्वल्स टू 0, f(d) ये है आपका 4d² प्लस 12d प्लस 9, दैट मीन्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसके रूट्स बताओ ज़रा क्या आएंगे। ये 2d प्लस 3 का होल स्क्वायर बनना है ना, 2d प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0।
और तो डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, -3/2 कोमा -3/2, यही आएगी ना। रिपीट हो रहे हैं रूट्स, तो रूट्स कैसे हैं आपके ऑक्सिलरी इक्वेशन के, रियल तो हैं बट इक्वल भी हैं और 2 टाइम्स हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन y ऑफ सी एक्स इक्वल्स टू कितना जाएगा, c1 प्लस c2x, रूट रिपीट हो रहा है ना, इक्वल है, e⁻m x, m जो है वो जो भी आपका रूट है यानी कि 3/2 इंटू एक्स। ठीक है, यह आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब आप निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि p डॉट आई y ऑफ पी एक्स। ये क्या होता है, 1/f ऑफ d इंटू क्यू ऑफ एक्स, यही होता है। 1/f ऑफ d कितना है, ऑपरेटर जो है आपका 4d² प्लस 12d प्लस 9 इंटू क्यू ऑफ एक्स कितना है, 144 इंटू e⁻−3x। 144 तो क्या है, कांस्टेंट है, उसको स्टार्टिंग में लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये देखो, ये e⁻ax 1/fd e⁻ax फॉर्म का बनना है ना ये आपका। तो जब भी 1/f ऑफ d e⁻ax फॉर्म आती है तो ये क्या होता है, d को आप किससे रिप्लेस करते हैं, f ऑफ a से इंटू e⁻ax एज इट इज रहता है, प्रोवाइडेड f ऑफ a 0 ना हो। अगर f ऑफ a 0 है उस केस में क्या होता है, तो f ऑफ d में तो d माइनस a फैक्टर ज़रूर रहेगा, इसकी पावर 1 2 कुछ भी हो सकती है, और इसके प्रोडक्ट में कुछ भी हो सकता है जहाँ पे d को a के रिप्लेस करने पर 0 ना हो। मान लेते हैं वो d का फंक्शन आता है gd, तो e⁻ax, उस केस में इसकी वैल्यू आ जाती है x⁻n अपॉन n फैक्टोरियल, और d की जगह a को रिप्लेस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं बनेगा, और e⁻ax एज इट इज़। ठीक है, जी ऑफ ए यहाँ पे 0 नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे d को रिप्लेस कर देते हैं -3 से। इसको पहले और वैसे लिख लेते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके, तो ये क्या बनना आता है कंप्लीट, 2d प्लस 3 का होल स्क्वायर, 2d प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू e⁻−3x। अब करते हैं रिप्लेस, 144 अपॉन d की जगह -3, तो 2 इंटू -3 प्लस 3 और कंप्लीट का होल स्क्वायर इंटू e⁻−3x। तो ये हो जाएगा 144 अपॉन -6 प्लस 3, तो माइनस के कितना रह जाएगा 3, और यानी कि स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9 e⁻−3x। ठीक है, तो ये क्या आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब इसको 9 से कैंसिल आउट कर सकते हैं आप, कितना आ जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 16 e⁻−3x। तो जनरल सॉल्यूशन क्या आता है, y ऑफ x इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है आपका c1 c2x e⁻−3/2x, और पर्टिकुलर इंटीग्रल है 16 e⁻−3x। ये क्या आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यह आपकी दी हुई थी, क्या थी ये, नॉन होमोजीनियस थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, यही थी ना। तो आपने इसको पहचाना, इस फॉर्म की है, इसका सॉल्यूशन ये आता है, दो कॉम्प्लीमेंट्री और वाई पी से।
तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए। कैसे? एफ ऑफ डी को 0 के इक्वल, रूट निकाले आपने, इक्वल और रियल आए तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाता है ये। फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल ये होता है आपका एफ ऑफ डी की वैल्यू पुट आउट की क्यू ऑफ एक्स की। तो जब भी इस फॉर्म का होता है आपको मालूम है 1/f(d) और इंटू e टू द पावर x। अगर इस फॉर्म का है आपका तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं हम? d को a से रिप्लेस कर देते हैं प्रोवाइडेड f ऑफ a 0 ना हो। आगे हम देखेंगे कुछ केसेस में f ऑफ a 0 बनेगा, उनको उस केस में आ जाता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, आगे आएंगे क्वेश्चन से भी। तो आपने जस्ट d को a से रिप्लेस किया। ठीक है, a कितना है यहाँ पे, किससे रिप्लेस किया आपने? d को a से रिप्लेस किया और a की वैल्यू थी यहाँ पे -3 e टू द पावर ax, ये होता है a। ठीक है, ओके। तो d को a से रिप्लेस करने के बाद आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया और ये आपका आ गया क्या? सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल सोल्व करते हैं। सॉल्व 9d² -12d + 4 इंटू y इक्वल्स टू e टू द पावर 2x/3। ठीक है, तो अब आप इसको पहचानो ज़रा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की है और कोफिशिएंट क्या है? कांस्टेंट है। तो इसको आप क्या है इस फॉर्म में लिख, ऑलरेडी दी हुई है एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म दी हुई है। तो आपको मालूम है इसका जो सॉल्यूशन आता है जनरल सॉल्यूशन वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए आप क्या लिखते हो? ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आती है? पहले इस फॉर्म में लिखते हैं जो कि ऑलरेडी इसी फॉर्म में है। ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है एफ ऑफ डी इक्वल्स टू 0। एफ ऑफ डी है ये आपका ऑपरेटर, दैट मीन्स 9d² -12d + 4 इक्वल्स टू 0। तो ये 3d - 2 का होल स्क्वायर बनना है ना, देखो 3d - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और d इक्वल्स टू 2/3, 2/3। तो रूट कैसे आए हैं? रियल है बट इक्वल है, तो उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाता है? c1 + c2x, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहे हैं, और e टू द पावर mx, m जो भी रूट है यानी कि 2/3 इंटू एक्स। ये क्या आ गया आपका? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब आप क्या निकालेंगे? पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, पी आई वाई पी ऑफ एक्स। तो ये कितना है, कितना आता है? 1/f ऑफ डी इंटू क्यू ऑफ एक्स। ये होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका 1/f ऑफ डी। एफ ऑफ डी ये है ना, ये क्या बनना था? 3d - 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, 3d - 2 का होल स्क्वायर। क्यू ऑफ एक्स कितना है? e टू द पावर 2/3 इंटू एक्स। तो अब ये किस फॉर्म का है? ये इस फॉर्म का है ना, 1/f ऑफ डी इंटू e टू द पावर ax फॉर्म का है। कैसे करते हैं इसको? 1/d को किससे रिप्लेस कर देते हैं? f ऑफ a से, और e टू द पावर ax एज इट इज, प्रोवाइडेड f ऑफ a की वैल्यू क्या ना हो? 0 ना हो। ठीक है, अब यहाँ अगर आप d को 2/3 से रिप्लेस करते हो तो ये 0 बनना है। देखो f ऑफ d है ना, और d को हम किससे रिप्लेस करते हैं? ax, यानी कि अगर आप d को यहाँ पर 2/3 से रिप्लेस करते हो तो ये 0 बनना है। तो ये तो एप्लीकेबल नहीं होगा, तो कौन सा एप्लीकेबल होगा आपका? इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? d - a टू द पावर n फॉर्म में लिख सकते हैं आप इसको। क्या हो जाएगा ये देखो। अब यहाँ कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा? अब आपका रूल एप्लीकेबल होगा d - a टू द पावर n e टू द पावर ax। कितना होता है? x टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू e टू द पावर ax।
ठीक है, अब ये एप्लीकेबल रहेगा आपका। ठीक है, तो डी माइनस ए की फॉर्म में लिखेंगे। डी का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए यहाँ पे 1। तो देखो अगर डी को ए से रिप्लेस करते हैं तो ए माइनस ए 0 बन जाएगा ना, पावर कुछ भी हो सकती है यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, तो अब भी 0 ही बनेगा। तो हम इसको यहाँ पे 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा डी माइनस 2/3 और इसका कंप्लीट का होल स्क्वायर, यही है ना, इंटू ई टू द पावर 2/3 इंटू एक्स। अभी इसका स्क्वायर होगा और इस कंप्लीट का स्क्वायर 1/3 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और इसका होल स्क्वायर, दोनों को हमने सेपरेट कर लिया 3 कॉमन लेकर। 1/9 तो कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो डी को 2/3 अगर हम रिप्लेस करते हैं तो 0 बनना है ना, नहीं सेम बात है, जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई किया है। तो ये अब इस फॉर्म की आ गई देखो, तो एफ ऑफ ए यहाँ पे क्या बनना है 0। तो इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू आती है वो x टू द पावर n/n फैक्टोरियल, n हो जाती है, होती है पावर। तो इसका जो आंसर आएगा 1/9 तो क्या है कांस्टेंट है, x टू द पावर n यानी कि x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, n कितना है हमारा 2 और e टू द पावर ax एज इट इज e टू द पावर ax, ये आ जाता है आपका डायरेक्ट आंसर। तो हमने इसको पहले d माइनस ए की फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब d माइनस ए टू द पावर n e टू द पावर ax हो। देखो जो f ऑफ d था, d में a रिप्लेस करने पर a माइनस ए एफ ऑफ ए 0 आ रहा था, तो जब 0 बन जाता है f ऑफ ए तो ये होता है एप्लीकेबल। अगर f ऑफ ए 0 ना हो तो सिंपली आप ऐसे ही कर देते हो। ठीक है, तो हमने पहले इसको d माइनस ए की फॉर्म में लिखा, ये तो हमें मालूम चल गया था कि एफ ऑफ ए 0 मिल रहा है। ये रूल एप्लीकेबल तभी होगा जब हम इसको इस फॉर्म में लिख पाते हैं। ठीक है, आगे थोड़ा और इस पे देखेंगे और इसको कैसे आता है ये प्रूफ करेंगे, ये फॉर्मूला इसका प्रूफ भी आएगा आगे, और भी इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं, आप एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन सोल्व करते वक्त भी साइड में लिख देना, ये डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं आप। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई करने पर कितना आएगा 1/18 एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 2/3 इंटू एक्स। तो जनरल सॉल्यूशन y ऑफ x इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, कितना आएगा c1 प्लस c2x ई टू द पावर 2/3x प्लस 1/18 एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 2/3x। ठीक है, ये क्या आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सोल्व डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 डॉट वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर माइनस 2x। और ये ऐसे भी देख सकते हैं इक्वल्स टू, ये जो है इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक 2x। आपको हाइपरबोलिक की डेफिनेशन मालूम है क्या होती है, साइन हाइपरबोलिक ax क्या होता है e टू द पावर ax माइनस e टू द पावर माइनस ax अपॉन 2। तो 2 की मल्टीप्लाई अगर हम इस साइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा, ये यहाँ पर a की वैल्यू कितने ली हुई है उन्होंने 2, तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x को उन्होंने क्या लिखा हुआ है 2 साइन हाइपरबोलिक 2x। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकते हैं और ऐसे भी, तो आपको हाइपरबोलिक को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, ओके। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, आपको साफ नज़र आ रहा है। किस फॉर्म की है, जनरल फॉर्म लिख लेते हैं एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। ओके, ये एफ ऑफ डी है, ये क्यू ऑफ एक्स है। तो इसका जो सॉल्यूशन है आपको मालूम है, जनरल सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल से मिलता है आपको। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए आप क्या लिखते हो ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन में आप एफ ऑफ डी को 0 के इक्वल पुट आउट कर देते हैं। एफ ऑफ डी है ये,
दैट मीन्स डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और ये d प्लस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपकी d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, -2। तो रूट कैसे हैं, रियल हैं और इक्वल भी हैं। तो उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा, c1 प्लस c2x e⁻mx यानी कि -2 × x। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब क्या निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है भाई, y ऑफ पी एक्स डिनोट करते हैं 1/f ऑफ t इंटू क्यू ऑफ एक्स। तो 1/f ऑफ d, क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, e⁻2x माइनस e⁻−2x। अब दो फंक्शन है, ये एक ये है और एक ये, तो f(1/f(t) दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1/f ऑफ d e⁻2x माइनस 1/f ऑफ d e⁻−2x। f ऑफ d की वैल्यू भी तो पुट आउट कर देते हैं। f ऑफ d कितना है, d स्क्वायर प्लस ये यानी कि d प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये y ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू कितना है भाई, 1/d प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू e⁻2x 1/d प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू e⁻−2x। तो ये 1/f ऑफ d इंटू e⁻ax फॉर्म है ना। q ऑफ x कितना है, e⁻ax। तो d को हम किससे रिप्लेस करते हैं, a से। तो ये क्या हो जाएगा, 1/d की जगह आप क्या पुट आउट कर देंगे, 2। तो 2 + 2 4, 4 का होल स्क्वायर 16 e⁻2x। यहाँ पर d को -2 से अगर रिप्लेस करते हैं तो -2 + 2 0। तो यहाँ पे f ऑफ a क्या बन रहा है, 0 बन रहा है ना। इस केस में जो सेकंड टर्म है, इस केस में अगर d को आप -2 से रिप्लेस करते हो तो f ऑफ -2 हमें 0 मिल रहा है। तो हम रिप्लेस नहीं कर सकते। तो फॉर्मूला क्या है, 1/d माइनस a⁻n e⁻ax किसके इक्वल होता है, क्योंकि f ऑफ a 0 बनना है ना, x⁻n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू e⁻ax। ठीक है, ये अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा, x⁻n कितना है 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल और e⁻ax एज इट इज रहेगा -2x। ठीक है, तो ये आपका आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जनरल सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, y ऑफ x इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये था आपका c1 प्लस c2x e⁻−2x। pी कितना है, 1/16 e⁻2x माइनस x²/2 e⁻−2x। ये क्या आ गया आपका, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये दी हुई थी। हाइपरबोलिक को आपने रिवाइज किया, ये मतलब होता है हाइपरबोलिक का इस फॉर्म में ऑलरेडी गिवन थी। ये सॉल्यूशन आएगा जनरल ऑक्सिलरी इक्वेशन की, रूट निकाला आपने, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला उसकी मदद से। पर्टिकुलर इंटीग्रल ये होता है, आपको मालूम है। क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू पुट आउट कर दी। अब क्योंकि दो टर्म है ना, तो इस पर 1/f ऑफ डी ऑपरेट हो जाएगा और इस टर्म पर भी। ठीक है, एफ ऑफ डी की वैल्यू पुट आउट कर दी यहाँ पे आपने। डी को ऐसे रिप्लेस कर दिया क्योंकि e⁻ax फॉर्म का है ना क्यू एक्स। तो डी को ये तो हो गया सिंप्लीफाई। बट अगर यहाँ डी को ए से रिप्लेस करते हैं तो 0 बनना था। तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है आपका, जब एफ ऑफ ए क्या होता है 0। तो आपने डायरेक्ट इस फॉर्मूले को अप्लाई किया, n को पहचाना, n था यहाँ पे पावर 2 e⁻x एज इट इज रहता है। एंड में आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल का सम किया तो आपको जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, d + 2
डी माइनस वन का होल क्यूब इंटू वाई इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स। ठीक है, तो आपको जाहिर डायरेक्ट नज़र आ रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। 3 यहाँ से आएगा और 1 यहाँ से, फोर्थ ऑर्डर की है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट आएगी। किस फॉर्म की है? एफ ऑफ डी, ये कंप्लीट क्या है? एफ ऑफ डी ऑपरेटर है इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो आपको मालूम है इसका जो जनरल सॉल्यूशन आता है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल के सम के इक्वल आता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं आप? ऑक्सिलरी इक्वेशन की मदद से। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है? एफ ऑफ डी इक्वल्स टू, और इस ऑपरेटर को ज़ीरो के इक्वल, एफ ऑफ डी है कंप्लीट ही है, दैट मीन्स डी प्लस टू डी माइनस वन होल क्यूब इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से जो रूट आएंगे वो क्या आएंगे? -2 और 1,1,1 3 बार रिपीट हो रहा है 1। ठीक है ना? ओके, तो ये वाला रूट तो सिंपल है, ये क्या हो रहा है? इक्वल है और रिपीट कर रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा? इस रूट के लिए क्या आ जाएगा? c1 e टू दी पावर mx। ठीक है, प्लस ये अब क्योंकि रिपीट हो रहा है 3 बार तो क्या आएगा? c2 c3x c4x स्क्वायर। 3 बार है ना रिपीट, तो c1 हम यूज़ कर चुके थे, c2 c3 c4 यूज़ करेंगे और e टू दी पावर mx 1 इंटू एक्स यानी कि e टू दी पावर x रह जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया आपका ये। अब क्या फाइंड आउट करेंगे? पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है 1/f ऑफ डी इंटू क्यू ऑफ एक्स। तो 1/f ऑफ डी कितना है? डी प्लस टू डी माइनस वन का होल क्यूब ई टू दी पावर एक्स। तो क्यू ऑफ एक्स क्या है? ई टू दी पावर ए एक्स फॉर्म है ना, ए कितना है? 1 है, एक्स का जो मल्टीप्लाई होता है वो होता है ए। तो ये जो फॉर्म बन रही है 1/f ऑफ डी इंटू ई टू दी पावर एक्स, क्या होता है इसमें? डी को हम एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस कर देते हैं ए से, यानी कि ई टू दी पावर एक्स दैट इज ये होती है। बट अगर यहाँ आप डी को ए से रिप्लेस करते हो तो क्या हो रहा है? एफ ऑफ ए 0 बनना है। यहाँ पे प्रोवाइडेड क्या होता है? प्रोवाइडेड एफ ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0। ए एक्स, ए कितना है? 1। तो देखो अगर यहाँ पर डी की जगह 1 पुट आउट कर दे तो 1 माइनस 1 0 बन जाएगा ये कंप्लीट। तो ये फैक्टर प्रॉब्लम कर रहा है ना। अगर डी यहाँ पे 1 पुट आउट कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे पुट आउट कर देते हैं डी को 1। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 डी माइनस 1 का क्यूब ई टू दी पावर एक्स। अब ये 0 बनना है तो कौन सी फॉर्म हो गई है? 1/d माइनस ए टू दी पावर n इंटू ई टू दी पावर एक्स। देखो डी को ऐसे रिप्लेस करने पे 0 बनता है, तो इस केस में आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आता है ये। ठीक है ना? चलो जी डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। n की वैल्यू कितनी है? 3। तो कितना आ जाएगा आंसर? तो 1/3 तो कॉन्स्टेंट है, दैट इज, तो ये आ जाएगा x टू दी पावर 3/3 फैक्टोरियल इंटू ई टू दी पावर एक्स। 6 इंटू 3 18, तो ये आ जाएगा 1/18 ई टू दी पावर एक्स। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? y ऑफ x इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, दैट मीन्स c1 ई टू दी पावर -2x प्लस c2 c3x c4x स्क्वायर ई टू दी पावर x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/18 ई टू दी पावर x। ठीक है ना? यह आ गया आपका सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इस फॉर्म की दी हुई थी ऑलरेडी, आपको मालूम है इसका जनरल सॉल्यूशन ये आता है।
तो आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन एफ ऑफ डी इक्वल्स टू 0 होती है, रूट निकालिए, उसकी मदद से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया आपके पास। पर्टिकुलर इंटीग्रल ये होता है आपको, क्यू ऑफ एक्स स्पेशल फॉर्म है e टू दी पावर ए एक्स का, ए कितना है 1, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो है। तो अगर एफ ऑफ ए 0 बनना था तो आपका ये तो एप्लीकेबल नहीं होगा, ये एप्लीकेबल होगा। देखो अगर डी में ए की जगह ए इक्वल्स टू 1, डी को 1 से इस फैक्टर में रिप्लेस करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही जिस फैक्टर में, वहाँ पे पुट आउट कर देते हैं आप। इस फैक्टर में प्रॉब्लम आती है तो इसको इस मेथड से सिंप्लीफाई करते हैं। तो इस फैक्टर में प्रॉब्लम नहीं आ रही थी तो डी इक्वल्स टू 1 हमने यहाँ पे पुट आउट कर दिया, तो 1 + 2 = 3 हो गया वो। इसको एज इट इज रहने दिया। अब इसके लिए आपने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, क्योंकि अगर डी को 1 से रिप्लेस करते हैं तो क्या बनना है 0। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था जब भी 0 बनेगा एफ ऑफ ए की वैल्यू जब भी 0 होगी, यानी कि डी को ए से रिप्लेस करने पर, तो एफ ऑफ जो डी होगा उसमें 1/, उसमें डी माइनस ए ज़रूर आएगा, तभी तो डी की जगह ए माइनस ए 0, तभी तो बनेगा एफ ऑफ ए। और इसके प्रोडक्ट में जी और डी कोई भी फंक्शन हो सकता है जो जी ऑफ ए 0 ना दे। तो देखो ये जी ऑफ डी का काम कर रहा था यहाँ पे, और डी माइनस ए टू दी पावर एन, एन कुछ भी हो पावर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, 2 3 4 कुछ तब भी 0 ही बनेगा। ठीक है, ये हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। d - 1 होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स। आपको डायरेक्ट मालूम चल रहा है एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म है, इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे 2, 6th ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 6th ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। क्यू ऑफ एक्स 0 नहीं है तो नॉन होमोजीनियस बोलते हैं ना इसको, अगर 0 होता तो होमोजीनियस हो जाती है। ठीक है, नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 6th ऑर्डर। देखो जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 4 आया, हाईएस्ट यहाँ से आएगा और 2 यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6th ऑर्डर हो जाएगा। D6 का टर्म आएगा कहीं ना कहीं, तो 6th ऑर्डर और कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, इस फॉर्म की है तो आपको मालूम है इस फॉर्म का जब भी होती है तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन आता है वो किस फॉर्म का आता है, y ऑफ x इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे निकालते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन की मदद से। ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है एफ ऑफ डी इक्वल्स टू 0। एफ ऑफ डी है आपका ये, दैट इज d - 1 का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसको 0 के इक्वल पुट आउट करेंगे और इसको भी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा d - 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड और डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आएगी 1,1, 2 पावर है ना, और यहाँ से d की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस आयोटा। ये रूट किस फॉर्म का है, अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा फॉर्म का है। इसको 0 पे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 प्लस माइनस आयोटा, तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा 0 और बीटा होता है आयोटा का कोफिशिएंट। बीटा कितना है 1, देखो आयोटा के कोफिशिएंट है 1 और अल्फ़ा तो 0 है ही यहाँ पर। ठीक है, ये कैसा है, ये रूट है रियल एंड इक्वल, और ये कैसे हैं कॉम्प्लेक्स। ये जो रूट है ये आपका है कॉम्प्लेक्स। तो जब कॉम्प्लेक्स होते हैं अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा एक्स में, तो उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना आता है e टू दी पावर अल्फ़ा एक्स c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। लेक्चर 1 में हमने यही किया है। तो ये तो इक्वल रूट है, तो इन दोनों कंप्लीट अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लिखें कितना आएगा,
ये इक्वल रूट एन के लिए क्या आएगा, C1 प्लस C2x e⁻m(x), m कितना है 1, तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा x, ठीक है, प्लस इसके लिए e⁻α(x), अल्फ़ा कितना है 0, e⁻0 इंटू एक्स e⁻0 हो जाएगा 1, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। C1 आप C2 यूज़ कर चुके हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा C3 cos बीटा x, बीटा कितना है 1, तो x रह जाएगा सिर्फ, प्लस C4 इंटू साइन ऑफ बीटा x, बीटा है 1 आपका, तो ये आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब आप क्या निकालोगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है 1/f ऑफ d इंटू वाई, सॉरी q ऑफ x। 1/f ऑफ d आपका कितना है, d-1 का होल स्क्वायर इंटू d² प्लस 1 का होल स्क्वायर, और q ऑफ x है e⁻x। तो q ऑफ x e⁻ax है, तो यानी कि d को a से रिप्लेस कर देते हैं f ऑफ d में। बट अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप d=1 पुट आउट करते हो इसमें, तो d=1 ये 0 हो जाएगा कंप्लीट, तो इस फैक्टर में प्रॉब्लम आ रही है, इसमें नहीं आएगी। अगर ये e⁻ax है ना, ये a है कितना यहाँ पे 1, तो d को अगर 1 से रिप्लेस करते हैं इस फैक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे d की जगह 1 पुट आउट कर देते हैं, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 1/4। यहाँ पे जिस पे प्रॉब्लम आ रही थी उसको एज इट इज रहने देते हैं, d-1 का होल स्क्वायर इंटू e⁻x। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, d-a⁻n e⁻x, इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी आती है, x⁻n/n e⁻x। यह फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/4, तो कांस्टेंट है, नो प्रॉब्लम। तो ये हो जाएगा x⁻n यानी कि 2/2 फैक्टोरियल, ये होता है n, e⁻ax यानी कि e⁻x, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, ठीक है। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा x² e⁻x। जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस particular integral, that means c1 plus c2x e⁻x plus c3 cos x plus c4 sin x plus x² इंटू e⁻x। ये क्या आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। ये आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी, किस फॉर्म की थी, एफ ऑफ टी इंटू वाई प्लस टू क्यू ऑफ एक्स, सिक्स ऑर्डर की है कि देखो इसको एक्सपेंड करेंगे तो सिक्स ऑर्डर कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट नॉन होमोजीनियस लीनियर है, तो इसका सॉल्यूशन ये आता है। पहले आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, उसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट ये निकाले, इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो आएगा वो ये आएगा, ठीक है, अल्फ़ा 0 है बीटा 1 है, और इक्वल के लिए ये आएगा, तो इन दोनों का समझ आएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला आपने, e⁻ax है तो d को a से रिप्लेस कर देते हैं, a कितना है यहाँ पे 1, इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, जिसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही थी पुट आउट करने पर 0 नहीं बनना था, वहाँ पे पुट आउट कर दिया तो 1/4 बन गया, इसको एज इट इज रहने दिया। फिर आपको मालूम है जब इस फॉर्म में होता है तो उस फॉर्म में डायरेक्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल ये आता है टी में, क्योंकि एफ ऑफ ए यानी कि एफ ऑफ 1 0 बनना था ना, देखो यहाँ पे, तो डायरेक्ट ये आ जाता है इसका आंसर, पर्टिकुलर इंटीग्रल पुट आउट कर दिया आपने एंड यू गॉट द आंसर, ठीक है ना। सेम प्रोसेस आप अप्लाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका d³ माइनस d इंटू वाई इक्वल्स टू e⁻x प्लस e⁻−x, और इसकी जगह 2 इंटू कोस हाइपरबोलिक x भी लिख सकते हैं हम इसकी जगह, जैसे साइन हाइपरबोलिक x क्या होता था, साइन हाइपरबोलिक ax की वैल्यू होती है e⁻ax
e⁻−ax/2। इसी तरह cos हाइपरबोलिक ax की वैल्यू होती है e⁻ax प्लस e⁻−ax/2। तो अगर आप a को 1 ले लेते हैं तो cos हाइपरबोलिक x कितना हो जाएगा e⁻x प्लस e⁻−x और 2 आ जाता है मल्टीप्लाई में। तो देखो इसकी जगह आप 2 हाइपरबोलिक x भी लिख सकते हैं, कोस हाइपरबोलिक x। तो इस तरीके से भी दे सकते हैं क्वेश्चन आपको, ठीक है। ओके, तो आपको ये देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, किस फॉर्म में दी हुई है ऑलरेडी, जनरल फॉर्म में f(d)(y)=q(x). इसका जनरल सॉल्यूशन आपको मालूम है y(x) किसके इक्वल आता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं आप, f(d)=0। ये है f(d), दैट मीन्स d³ - d=0। आपने d कॉमन लिया तो d² - 1 = 0। तो रूट्स क्या क्या आएंगे आपके, 0, 1, -1। तीनों रूट क्या हैं, रियल हैं और डिफरेंट हैं, रियल एंड डिफरेंट। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा, c1e⁻m1x प्लस c2e⁻m2x 1 × x, c3e⁻m3x। तो ये हो जाएगा, ये तो e⁻01 बन जाएगा, c1 ले जाएगा सिर्फ, c2e⁻x प्लस c3e⁻−x। ये आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, 1/f(d) × q(x). 1/f(d) की वैल्यू पुट आउट कर देते हैं, कितनी है, d कॉमन ले लेते हैं, देखो कितना जाएगा, d² - 1, तो उसको भी फैक्टर कर लेते हैं, d-1 d+2। फैक्टराइज कर लिया आपने जस्ट इसको, f(d) को इंटू e⁻x प्लस e⁻−x। अब क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है तो ये कंप्लीट इस पर भी ऑपरेट होगा प्लस दिस कंप्लीट इस पर भी ऑपरेट होगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 1/d d-1 d+1 e⁻x प्लस 1/d d-1 d+1 e⁻−x। तो ये स्पेशल फॉर्म है q(x) e⁻x का। तो d को a से रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि d को 1 से रिप्लेस कर देते हैं। तो अगर d को 1 से रिप्लेस कर देते हैं तो इस फैक्टर में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें तो आप d को 1 नहीं रिप्लेस करेंगे, जहाँ प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे पुट आउट कर देते हैं d = 1 और यहाँ पर भी, तो 1 + 1 2 × 1 हो जाएगा 1/2। d-1 को एज इट इज़ रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पर 0 बनना है, प्लस d की वैल्यू -1 से अगर रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे -1 अगर हम पुट आउट कर देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये 1/2 बन जाएगा। d की जगह हमने -1 पुट आउट कर दिया और d+1 को एज इट इज़ रहने दिया क्योंकि यहाँ पे 0 बनना था। अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, d-a⁴n × e⁻x कितना आता है, x⁴n/n × e⁻x, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर n पावर कितनी है 1, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर आएगा तो 1/2 x⁴1 e⁻x प्लस 1/2 x⁴n e⁻x। तो इसको लिख सकते हैं, x भी कॉमन है 2 भी कॉमन है, e⁻x प्लस e⁻−x। ये आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय y(x)
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कितना आता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका? c1 प्लस c2 e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x, c3 e टू द पावर माइनस x प्लस x/2 e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। ये क्या आ गया आपका? रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये दी हुई थी। पहचाना आपने? एफ ऑफ डी इंटू क्यू ऑफ एक्स फॉर्म किए, हाइपरबोलिक को एक और बार रिवाइज कर लिया। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन को सोल्व किया, रूट आ गया आपके, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला रूट की मदद से। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल ये होता है एफ ऑफ डी क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू पुट आउट की, एफ ऑफ डी की वैल्यू। अब क्योंकि दो टर्म है, दोनों में अलग अलग ऑपरेट हो जाएगा, इसमें भी और इसमें भी। अब देखो यहाँ पे e टू दी पावर ए एक्स फॉर्म है, तो d को a से रिप्लेस करते हैं। a कितना है हमारा यहाँ पे? 1। सेकंड केस में a था आपका -1। ठीक है, इस वाले टर्म में। तो बट यहाँ पे इस फॉर्म में अगर d को 1 से रिप्लेस करते हैं तो इस फैक्टर में प्रॉब्लम आ रही थी। इसके अलावा इन दोनों में पुट आउट कर दिया, इसमें नहीं किया। इसके लिए आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है जब 0 बनता है तो ये अप्लाई करते हैं। यहाँ पर भी वही किया, d+1 को एज इट इज रहने दिया क्योंकि 0 बनना था। बाकी सिंप्लीफाई किया आपने इसको एंड यू गॉट द आंसर। जनरल सॉल्यूशन आपको मालूम है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है ना? आई होप आप लोगों के समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉल्व d3y अपॉन dx3 माइनस y इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको जो नोटेशन को चेंज करते हैं, d3 इसको क्या लिख सकते हैं? d3y लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है d का मतलब क्या होता है? d/dx। तो ये d3 हो जाएगा y माइनस वाई स्क्वायर e टू द पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं? d³ माइनस 1 y आ जाएगा आपका बाहर। ठीक है, e टू द पावर x को e टू द पावर 2x प्लस 1 प्लस 2 e टू द पावर x लिख सकते हैं, प्लस b का होल स्क्वायर आपने सिंप्लीफाई किया है जस्ट। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये किस फॉर्म की है? एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट और नॉन होमोजीनियस। ठीक है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन आपको मालूम है क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल का सम। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको कैसे मिलता है? ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट निकाल कर। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है? एफ ऑफ डी इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स d³ माइनस 1 इक्वल्स टू 0। a³ माइनस b³ लगा देंगे, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है ना? इक्वल्स टू 0, d इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। इसमें श्रीधराचार्य अप्लाई करेंगे तो d की वैल्यू वहाँ से कितनी आएगी? -½ प्लस माइनस आयोटा √3/2। तो ये वाला जो रूट आया है ये कॉम्प्लेक्स आया है, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म में। ये तो सिंपल रियल है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना आ जाएगा? इसके लिए क्या आ जाएगा? c1 e टू द पावर mx यानी कि 1 इंटू एक्स प्लस e टू द पावर अल्फा x माइनस 1/2 इंटू एक्स। c1 यूज़ कर चुके तो c2 कोस बीटा एक्स √3/2 एक्स, c3 साइन √3/2 एक्स। ये क्या आ गया आपका? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्योंकि कॉम्प्लेक्स के लिए ये आता है ना e टू द पावर अल्फा x
C1 cos बीटा एक्स, C2 sin बीटा एक्स। ये तो सिंपल था रियल, इसके लिए C1 e⁻mx आ गया। m कितना था 1, ठीक है। अब आप फाइंड आउट करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये होता है 1/f(d) इंटू क्यू ऑफ एक्स। तो 1/f(d) क्यू ऑफ एक्स कितना है e⁻2x प्लस 1, ठीक है, प्लस E2 इंटू e⁻x। अब f(d) इसमें भी ऑपरेट होगा, 1 में भी ऑपरेट होगा और इसमें भी। तो ये हो जाएगा 1/f(d) e⁻2x प्लस 1/f(d) इंटू 1। तो 1/f(d) 1 को क्या लिख सकते हैं e⁻0x लिख सकते हैं ना, ठीक है, प्लस 1/f(d), तो ये हो कितना 2 e⁻x। तीनों में ऑपरेट कर दिया, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। और 1 को हमने e⁻0 इंटू एक्स लिख लिया, e⁻0 हो जाएगा ना, ये उसकी वैल्यू 1 होती है, ताकि हम इसमें e⁻ax अप्लाई कर दें। a कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। ओके, अब f(d) की वैल्यू पुट आउट कर देते हैं। कितनी है f(d)? d³ - 1, यानी कि d-1 d² प्लस 1 प्लस d है इंटू e⁻2x प्लस 1/d-1 का क्यू, d³ - 1 इंटू e⁻0 इंटू x प्लस 1/d-1 d² प्लस 1 प्लस d इंटू 2e⁻x। अब क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, इसको आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो e⁻ax फॉर्म है, d को किससे रिप्लेस कर देते हैं, a से। a कितना है 2, तो ये हो जाएगा 1/2 - 1 1 हो जाएगा, 2² प्लस 2 4 प्लस 2 6 और 1 7 e⁻2x। a कितना है 0, 0³ 0 -1, तो ये हो जाएगा -1 e⁻0 इंटू एक्स e⁻0 यानी कि 1, तो -1 जस्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। e⁻0 1 हो जाएगा ना। ये तो हमने e⁻0x इसलिए लिखा था ताकि e⁻x फॉर्मूला अप्लाई कर सकें, d को a से रिप्लेस कर सकें, यानी कि d को 0 से रिप्लेस कर सकें। प्लस देखो, अगर यहाँ a कितना है 1, यहाँ पे अगर 1 पुट आउट करते हैं तो 0 बनेगा, यहाँ पे नहीं बनेगा, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ पे d को 1 से रिप्लेस कर देते हैं, 2 एज इट इज 1/1² 1 प्लस 1 हो जाएगा 3 इंटू d-1 e⁻x। यहाँ पे 0 बनना है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, 1/d-a⁴n e⁻ax इक्वल्स टू x⁴n फैक्टोरियल e⁻ax। यहाँ पे आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा e⁻2x/7 -1, ये हो जाएगा 2/3 x⁻1/1 इंटू e⁻x, ये आ जाएगा। ये अप्लाई कर देंगे, n कितना है 1 है ना, पावर अपॉन x⁻1/1 फैक्टोरियल, ये आ गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय y ऑफ x कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कितना आया था ये, c1 e⁻x प्लस e⁻−x/2 हो जाएगा ये, c2 cos ऑफ √3/2x प्लस साइन ऑफ √3/2x प्लस e⁻2x/7 -1 प्लस 2/3 इंटू एक्स e⁻x। ये क्या आ गया आपका सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी हुई थी, ये दी हुई थी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो पहले आपने इसको इस फॉर्म में लिखा एफ ऑफ डी इंटू क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। इसका सॉल्यूशन ये आता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली, उसके रूट फाइंड आउट किया आपने, रूट निकाले जैसे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया आपके पास ये। अब आप क्या निकालोगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये 1 एफ ऑफ डी होता है। क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू पुट आउट की, 1 एफ डी, इसमें भी ऑपरेट होगा, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में ऑपरेट कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। और 1 को आपने e टू द पावर 0 लिख लिया, 0 इंटू एक्स, ताकि e टू द पावर एक्स वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सको, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे d को 2 से रिप्लेस किया आपने, यहाँ पे d को 0 से रिप्लेस किया आपने। यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, अगर d को 1 से रिप्लेस करते हैं तो 0 बनना आता, इसमें नहीं प्रॉब्लम थी, तो हमने यहाँ पे पुट आउट कर दिया, इसको एज इट इज रहने दिया। तो हमने इसके लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जब 0 बनता है तो, ठीक है। तो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया ये। जिस फैक्टर में प्रॉब्लम नहीं आती वहाँ पे हम d को रिप्लेस कर देते हैं a से, जिसमें प्रॉब्लम आती है उसको एज इट इज रहने देते हैं, बाद में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। ऐसे असाइनमेंट आप जो है ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करनी है आपको सभी डिफरेंशियल इक्वेशन। डी क्यूब प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू e to the power x plus 1 whole square. Example number 2, d square minus 1 into y equals to cos hyperbolic x. Next example is d cube plus 3d square plus 3d plus 1 into y equals to e to the power minus x. नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स, और इनिशियल वैल्यू भी दी हुई है, y इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना दिया हुआ है 3, वैन x इक्वल्स टू 0, यानी कि आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी यहाँ पे, जो फाइनल आंसर आएगा उसमें, है ना। नेक्स्ट डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू कोस हाइपरबोलिक ए एक्स। नेक्स्ट एक और लिख लेना, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू ई टू द पावर 5x, ठीक है ना। ओके, इनफ है इतना, ये ट्राई कर लेना आप ज़रूर, ठीक है। बाकी कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट कर देना आप लोग, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा इस लेक्चर में, अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एफ ऑफ डी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन आता है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर के इक्वल आता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप ऑक्सिलरी इक्वेशन की मदद से निकालते हो। ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है एफ ऑफ डी इक्वल्स टू 0, डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, डी के रूट्स कैसे आएंगे उस पर डिपेंड करता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अलग अलग केसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, y ऑफ p 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू क्यू ऑफ एक्स। अब क्यू ऑफ एक्स पर डिपेंड करता है आगे कैसे प्रोसीड करेंगे हम। इस लेक्चर में हमने केस 1 पढ़ा है, जब क्यू ऑफ एक्स ई टू दी पावर ए एक्स फॉर्म का होगा, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे क्यू ऑफ एक्स के अलग अलग स्पेशल फॉर्म, साइन ए एक्स फॉर्म होगी, फिर पोलिनोमियल हो सकती है एक्स स्क्वायर प्लस 2x टाइप की प्लस 1, ठीक है। इस टाइप के अलग अलग फॉर्म आएंगे आगे।
तो अब हमने इसी लेक्चर में पर्टिकुलर इंटीग्रल किस फॉर्म का निकाला है, जब हमारा क्यू ऑफ एक्स एक स्पेशल फॉर्म थी और वो स्पेशल फॉर्म थी e⁴ ठीक है। क्यू ऑफ एक्स अभी कुछ और भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल किस पर डिपेंड करता है, आगे हम कैसे प्रोसीड करेंगे, क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू पर। स्पेशल केसेस हम पढ़ेंगे क्यू एक्स के अलग अलग। फर्स्ट स्पेशल केस पढ़ा है हमने इस लेक्चर में, अगर क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू e⁴ है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में ये केसेस पढ़ेंगे कि साइन एक्स, अगर क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स है, तब पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है।